नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि साल 2025 अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। चंद घंटों बाद हम जो हैं नए साल में दाखिल हो जाएंगे, यानी 2026 में दाखिल हो जाएंगे। ऐसे में आपको बता दूं कि हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हैदराबाद ही नहीं, अगर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में देखेंगे और ख़ास तौर पर अगर दुबई में देखेंगे तो बताया जाता है कि सबसे बड़ा जश्न जो नए साल का होगा वो दुबई में होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में ये कहा जाता है कि साल का जो नया साल का जश्न होता है वो सबसे गैर मामूली अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन अब उसकी जगह दुबई ने ले ली है। और दुबई में फिल वक्त शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ मौजूद है, और वहां पर जिस अंदाज में जश्न की तैयारियां की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 20 मुकामात पर जबरदस्त आतिशबाजी के मुजाहरे किए जाएंगे। लेकिन जहां तक हैदराबाद का सवाल है तो हम आपको बता दें कि हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर मिस्टर सज्जनार ने ऐलान कर दिया है कि जो कोई इस नए साल के जश्न में बदतमीजी करेगा या फिर ड्रंक एंड ड्राइव जो कार्रवाई की जा रही है, शराब पीकर गाड़ी चलाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नए साल का जश्न सिर्फ 1 बजे तक मनाया जा सकता है, उसके बाद लोग अपने घरों को रवाना हो जाएं। इस तरह की बात कमिश्नर पुलिस ने कही है। तो बहरहाल पहली खबर यह है, और इस खबर को लेकर हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि आखिर किस लिए इस तरह के मंसूबे बनाए हैं। और पहली मर्तबा कोई कमिश्नर पुलिस ने कहा कि 1 बजे रात तक ये जश्न मनाया जा सकता है, उसके बाद आप घर को चले जाएं। देखिए, नया साल का जश्न सारी दुनिया में मनाया जाता है। जी जी। जहाँ तक मुझे ख्याल है, हिंदुस्तान के 5 जब बज रहे थे सहर के, तब सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न का आगाज़ हो गया था। जी, न्यूजीलैंड से नया साल का जश्न आगाज़ हुआ था, क्योंकि हर मुल्क के वक्त में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जिसके लिहाज से मनाया जाता है। अपने हिंदुस्तान में रात के 12 बजे ये जश्न मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने लोगों को सख्त इंतबा दिया है। देखिए, जश्न मनाइए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको ट्रैफिक रूल्स के फॉलो करना चाहिए, और जो भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं उसका ख़ास ख्याल रखना मुंतज़मीन की ज़िम्मेदारी है और पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करने वालों की ज़िम्मेदारी है। अगर पाबंदियाँ अगर नहीं रखी जाती तो जिस तरह हम देखते हैं कि सड़कों पर लोग, हमारे नौजवान जो है वो हल्ला मचाए थे, सड़क पर लोगों को ट्रैफिक में मसाइल का सामना करना पड़ता, इसलिए शायद चंद पाबंदियाँ आयद की गई हैं और वो ज़रूरी भी है। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह नए साल का जश्न मनाया जाता है, सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि हैदराबाद तो इस मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम भी हो गया है। हालिया अरसे के दौरान ख़ास तौर पर आपने देखा कि जश्न नौ के मौके पर, यानी साल नौ के जब जश्न मनाया जाता है तो नौजवान नस्ल है वो अजीब गरीब हरकतें करने लगती है। और पिछले साल आपने देखा कि किस तरह लड़कियाँ शराब में धुत होकर अपने कपड़े उतार रही थी, और यानी सड़कों पर एक हंगामा बर्पा कर दिया था, जिसके बाद ये कहा गया कि इस तरह के जश्न मनाने के दौरान जो औकात होती हैं, यानी टाइमिंग्स होते हैं, उस पर नजरसानी की जानी चाहिए। तो कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अब ये कहा है कि जो जश्न मनाया जाएगा, नए साल का इस्तकबाल किया जाएगा, वो सिर्फ 1 बजे तक होगा, यानी 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे तक आपको जश्न मनाने की इजाज़त रहेगी। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हुसैन सागर पर लोग कसीर तादाद में जमा होते हैं और वहाँ जश्न मनाते हैं। अब कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है या हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सीवियर एक्शन लिया जाएगा, और ख़ास तौर पर उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है। देखिए, शहर के तमाम फ्लाईओवर्स को बंद कर दिया गया है। जी जी। रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक तमाम शहर के फ्लाईओवर्स को बंद कर दिया गया है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि फ्लाईओवर्स पर हादसात हुए हैं। जी जी। तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के दौरान हादसात हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर शहर के तमाम फ्लाईओवर्स को बंद कर दिया है। जी जी। रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। जी। तो हमारी भी, नौजवानों की भी जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है कि वो जश्न तो मनाएं, लेकिन जश्न मनाने के दौरान दूसरों की जो नींद है उसको ख़राब ना करें। जी जी। दूसरों के अख्तियारात में खलल डालने की कोशिश ना करें। जी। दूसरों की आज़ादी छीनने की कोशिश ना करें। सड़कों पर कोई ऐसा हंगामा पैदा ना करें कि जिससे ट्रैफिक मसाइल पैदा हों।
तो मैं समझता हूँ कि इस जश्न मनाएं, लेकिन ऐसा जश्न न मनाएं कि पड़ोसी को तकलीफ हो उसकी, इसका खास ख्याल रखना जरूरी है। ये बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि पड़ोसी को तकलीफ देना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ जुर्म ही नहीं बल्कि गुनाह है। और आपको बता दूँ नाज़रीन, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मौसीक़ी का जो जहाँ तक सवाल है, अक्सर लोग नहीं जानते कि मौसीक़ी, अगर आप 432 हर्ट्ज़ से ज़ायद की मौसीक़ी यानी जो आवाज़ की रफ्तार है या शोर है वो अगर सुनते हैं तो फिर आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपका फालिज भी हो सकता है, यानी दिमाग पर भी असर हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जो जिस्मानी खलिए है वो भी मुतासिर हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी इंसानी जिस्म में तकरीबन 36 मिलियन ह्यूमन सेल्स होते हैं, जबकि उतनी ही तादाद में जो गैर इंसानी जो खलिए होते हैं बैक्टीरिया वगैरह उतनी ही तादाद में होते हैं, यानी 36 मिलियन। ये खुदा की कुदरत देखिए किस कदर इंसान को किस प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने बनाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो दहरी है, ये एथिस्ट हैं, वो खुदा की इस कारीगरी को भी नहीं मानते। तो इंसान खुद इस बात की दलील है कि खुदा मौजूद है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि 2025 तो जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा जी मैंने अभी भी देख के आया है, गुज़श्ता 2-3 दिन में हैदराबाद में 500 करोड़ रुपए की शराब की फरोख्त हुई है। जी, और बड़े पैमाने पर मंशियात को जब्त किया गया है। जी। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ। और आज रात में 12 बजे तक शराब की दुकानें खुले रखने का ऐलान किया गया है। जी, तो कितनी अफसोस की बात है। एक तरफ तो शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खुले रखने की इजाज़त दी जा रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। यानी पुलिस खुद तसाद का मुजाहरा कर रही है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हुकूमत भी कर रही है, के जो फैसले है उस पर अमल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जी। और वैसे भी नाज़रीन देखिए, अगर आप 500 करोड़ की शराब अब पी रहे हैं तो किस कदर माशरे में तबाही व बर्बादी आएगी, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि शराब को उम्मुल ख़बाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया है, और ऐसे में लोग शराब पीकर बेख्वाब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल जब जश्न मनाया जा रहा था साल नौ का, तो उस वक्त शराब में धुत लड़कियों ने अपने लिबास उतार दिए थे और गाली गलौज की थी लोगों के साथ और पुलिस के साथ पकड़ने। जी, किस कदर खतरनाक बात है, पुलिस के साथ गाली गलौज की थी। वो लड़कियां समझ रही नशे में उनकी माँ बाप पर क्या गुजर रहे होंगे, समाज में उनकी माँ बाप किस तरह रुसवा हो रहेंगे, उसका उन्हें ख्याल ही नहीं है हमारी नौजवान। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक बात है। लेकिन ठीक है, चलिए, अगर आप दीन नहीं जानते या अखलाक व किरदार नहीं जानते, अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो ठीक है। लेकिन आप देखेंगे नहीं वजह साहब, पुराने शहर में आप जाके देखिए, आज हर तरफ मौसीकी की आवाज़ें आती रहती हैं, कदर खतरनाक आवाज़ें, डीजे लगाए जाते हैं, केक्स तकसीम यानी फ़रोख्त किए जाते हैं। अरे मेरे भाई, खाइए, आप बहुत ही अच्छे से अच्छा खाना खाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीख पुकार करें। नहीं, अगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, शायद मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं ना। जी। जो 1 साल गुजरा है उसका हमें मुहासबा करने की जरूरत। बिल्कुल करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। क्या हमने पाया, क्या हमने खोया क्या जी, कितने घंटे हमने ज़ाय किए हैं फ़ोन पे रील्स देखने में या फिर दूसरे चीज़ों में फ़ोन ज़ाय किए हैं, और उन वक्त का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते थे। जी। चलो, जो वक्त गुजर गया, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले नए साल के लिए हमारी क्या हिकमत अमली होना चाहिए, इसका हम अगर अब से ही अगर मंसूबा तैयार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो गुज़श्ता 1 साल के दौरान जो नुकसान हुआ है उसमें हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो वक्त जाता है फिर दोबारा नहीं आता। यानी अगर वक्त के साथ चलोगे तो कामयाबी पाओगे, लेकिन वक्त से पीछे हो जाएगा तो फिर वक्त किसी का नहीं होता, ये कहा जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये हकीकत भी है। और अगर हम पुराने शहर की बात करते हैं तो हम सरपरस्त हज़रात से या वालिदैन से यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि अपने बच्चों को इस तरह की हरकतों में मुलविस होने से बचाएं। और ये जो बाहर बच्चे फिरते हैं, पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर ट्रिपल यानी राइडिंग होती है, यानी 3 लोग बैठते हैं गाड़ी पे, तो फिर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी, ये भी कहा गया है। तो अपने बच्चों को घरों में रखिए। और दूसरी अहम बात, जैसा नईम वजाहत ने बताया कि जो अबूरी पुल होते हैं उसे बंद कर दिया जाता है। उसे बंद कर दिया इसलिए जाता है कि हालत निशा में अगर कोई गाड़ी चलाता है और वो पुल के नीचे गिरता है तो वो भी मरता है, और जो जिस पर गिरता है वो भी मर जाते हैं। हमारे नौजवान रेसिंग कर रहे हैं। जी, गाड़ियों की रेसिंग कर रहे हैं। जी। वैसे सराकेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में जो अद्वियात फ़र्क होती हैं उसमें खांसी की जो दवा होती है उस पर हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि ख़ास खांसी की दवा पर पाबंदी आयद की गई, क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक में जो एक्सपोर्ट की गई थी हमारी खांसी की दवा, उससे कई लोग मर गए थे। तो उसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में आप देखेंगे कि मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ कुछ यानी घंटे पहले भी मरकज़ी हुकूमत ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि एक दवा है यानी पेन किलर है जिसका नाम है नैमसूडाइड नाम है उसका, उसे
पाबंदी आयद कर दी गई है, तो फ़ौरन तेलंगाना की हुकूमत ने उस पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। और आपको ये भी बता दूं कि ये वो दवा है जो यानी 100 ग्राम्स जो 100 mg जो होती है, सॉरी 100 mg से ज़ायद की जो अद्वियात है उस पर पाबंदी आयद की गई है। ये 100 mg से ज़ायद होती है। और इसके ये भी बता दूं कि US है, यानी अमेरिका है, बरतानिया है, इसके अलावा कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान में इस दवा को हरगिज़ मंजूरी नहीं दी गई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे जो अद्वियात है हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया है वो सोच समझ कर माहिरीन से मशवरत करने के बाद लिया गया होगा। जी जी जी। हम देख रहे हैं कि हमारे जो दवा अद्वियात का हम आर्जी सुकून की खातिर अगर तकलीफ़ें हैं या दर्द है वगैरह तो हम ज़्यादा डोज ले रहे हैं। वो ज़्यादा डोज लेने की वजह से कई नुकसान भी हो रहे हैं। शायद मरकज़ी हुकूमत, जिस तरह आपने कई ममालिक के नाम बताए, जी हाँ, यहाँ पर भी उसके ऊपर रिसर्च की हो गई होंगी, माहिरीन के मशवरे के बाद शायद हुकूमत ने फ़ैसला किया है। तो अब जब पाबंदी आयद हो गई है तो हुकूमत का फ़र्ज़ है, मेडिकल जो उनके ड्रग इंस्पेक्टर्स है उनकी ज़िम्मेदारी है कि मेडिकल शॉप्स का दौरा करें या फिर मेडिकल शॉप्स की जो तंजीमें यूनियनें हैं उनका इजलास तलब करें, उनके पास जो भी ये स्टॉक है उसको वापस ले लें। अगर वो लोग ख़रीद के लिए हैं तो उसको जो कंपनी को उसको वापस कर दें और उनका मुआवजा उनको दिला दें। ये भी इक़दाम करें। ये बिल्कुल सही करे। और नाज़रीन, मैं जैसा आपको बताया कि नैमसुलाइड जो ये ड्रग है ये ख़ास तौर पर बुखार में इस्तेमाल की जाती है, या फिर सर का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, उसमें राहत के लिए भी ये जो है दवा इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, मसल पेन है, या फिर आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द जिसे कहा जाता है, घुटनों का दर्द जिसे कहा जाता है, उसमें भी ये दवा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये कहा गया है कि बहुत ही सीरियस हेल्थ रिस्क है इसमें, इस वजह से इस दवा पर पाबंदी आयद करने का मरकज़ी हुकूमत ने हुक्म जारी किया था, और जिसके साथ ही तेलंगाना में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ख़ास तौर पर आपको बता दूँ कि तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन जो है TDCA, उसने ये पाबंदी आयद की है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की और आवाम को उसकी तबाहकारियों से बचाई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक पेन किलर्स का सवाल है, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि पेन किलर्स के नतीजे में जो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, वाइटल आर्गन्स जो होते हैं, आज़ाए रईसा जिसे कहा जाता है, वो तबाह हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे दिल पर इसका असर पड़ता है, और गुर्दों पर इसका असर पड़ता है, जिगर पर असर पड़ता है, और कई अमराज में लोग यानी संगीन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। नहीं, ज़्यादा इस्तेमाल करना भाई मैं डॉक्टर्स भी मना करते हैं। जी जी। अब लोग ऐसे हैं, आजकल हम देख रहे हैं, अगर आपको बुखार, अगर कोई छोटी मोटी मर्ज लाक हो गया है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो गया है, तो डॉक्टर से रुजू नहीं हो रहे हैं क्योंकि फ़ीस ज़्यादा लग जाती है। मेडिकल शॉप से जा रहे हैं और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल शॉप वाले दवा दे दे रहे हैं। जी जी जी, ये बहुत है। हाँ, ये इस तरह के इस्तेमाल करने से भी शायद सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक का सवाल है, आपको बता दूं कि इस मामले में एक हदीस है हमारे नईम वजाद साहब, अगर हम उस पर अमल करेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपको किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो है यू शुड बी मॉडरेट, यानी म्याना रवैया इख्तियार करना चाहिए। अब आप दवाओं पर दवाएँ इस्तेमाल करते जाएंगे, पेन किलर्स पर पेन किलर्स खाते जाएंगे, तो उससे लाजिम जिस्म को नुकसान पहुँचेगा। बिल्कुल सही जी। अगर ये चीज़ एक हद तक जी हाँ, दुरुस्त होती है, हर चीज़ में से ज़्यादा जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो नुकसानदायक साबित होती है। बिल्कुल आपने कहा है, ज़्यादा दौलत का आना भी ख़तरनाक होता है, ज़्यादा गुर्बत का आना, तो ये कहा गया है कि गुर्बत से पनाह मांगो, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आफियत वाली दौलत अता फरमाए। जी हाँ, जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की अद्वियात पर अगर पाबंदी आयद की जाती है तो आवाम को जो है वो एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। आवाम की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि अगर आप पेन किलर्स इस्तेमाल करते रहेंगे तो आज़ाए रईसा यानी वाइटल आर्गन्स आपके मुतासिर हो सकते हैं। अक्सर देखेंगे कि हैदराबाद में खुद गुर्दे के अमराज कदर ज़्यादा बढ़ गए हैं नईम वजाद साहब, यहाँ तक कि कुछ ऑन्कोलॉजिस्ट ने हमें बताया है, यानी माहिर अमराज कैंसर ने, कि हैदराबाद में कैंसर बढ़ता जा रहा है, और ख़वातीन में पिस्तानों का जो कैंसर होता है यानी ब्रेस्ट कैंसर है वो है, ओवरियन कैंसर है, इसके अलावा रहम का कैंसर है, वो बढ़ता जा रहा है। देखिए यार साहब, इसकी कई वजूहत है। इसमें हमारा रहन सहन, खाना पीना, तो वो भी शामिल है उसके। जी जी हाँ, टाइमिंग वगैरह। हम जब देख रहे हैं कि हर चीज़ मिलावट शुदा मिल रही है, हमें हुकूमत का कोई चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहा है, और रातों में हम जाग रहे हैं, और वो आजकल स्विगी ऑर्डर्स वगैरह भी दे के बाहर से मंगा के खा रहे हैं। कौन सी चीज़ में कौन सी तेल कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, या कौन सी अशिया क्या कैसी है, उसके बारे में तला हुए वगैरह खा ले रहे हैं मज़े, जी जी, जिसकी वजह से भी ये बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है।
जी जी, सही है आपने कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह के वाक़यात का सवाल है, यानी बाहर अगर खा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर खाइए, क्योंकि जंक फूड भी इंसानी सेहत के लिए तबाही का बायस बनते हैं। वैसे भी डॉक्टर्स आपको मशवरा देते हैं, डॉक्टर्स तो छोड़िए, आपके अगर बड़े घर के माँ बाप जो हैं वो अगर आपसे कहते हैं कि बाहर की अशिया मत खाएँ बल्कि घर में बनी हुई अशिया खाएँ, तो आप अपने माँ बाप की का हुक्म माने और आप देखेंगे कि उसमें आपका फ़ायदा रहेगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता देंगे, जहाँ तक हिंदुस्तान में ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन के लिए साल 2025 बहुत ही ख़तरनाक रहा है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा लगता है कि अब बेटी पढ़ाओ की तो दूर की बात है, बचाना बड़ी बात हो गई है। हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा के फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में एक ख़तरनाक वाक़या पेश आया, और वो इसलिए भी पेश आता है, वहाँ पर अक्सर ख़वातीन की इस्मतें महफूज नहीं रहती, वहाँ पर ख़वातीन पर जिनसी हमले आम है। उसकी वजह यह है कि वहाँ बच्चों की तादाद बहुत कम है और लड़कियों की तादाद बहुत कम है और लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वजह ये बताई जाती है कि वहाँ पर अगर कोई खातून हामिला हो जाती है, हमल से होती है, तो उसका चेकिंग करवाई जाती है, उसका चेक करवाया जाता है और देखा जाता है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा है या बच्ची है। अगर बच्ची होती है तो फिर उसका खात्मा होता जाता है, उसका सफाया हो जाता है। इस वजह से वहाँ बच्चों की तादाद बहुत कम है और बड़ी उम्र के लड़के या बूढ़े हो रहे हैं, वो शादी भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप देखेंगे कि वहाँ पर रेप के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। एक वाक़या पेश आया है, उस खातून की उम्र है 28 साल, 3 बच्चों की माँ है और शौहर से उसने अलहदगी इख्तियार कर ली है। अपने माँ से लड़ाई के बाद वो अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकलती है। रात में 8 या 8:30 बजते हैं और उसे वहाँ पर वो गाड़ी का इंतज़ार करती है। एक गाड़ी आती है, उसे लिफ्ट देती है और उसके बाद 2.5 घंटों तक मुसलसिल उसके साथ मुँह काला किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 4 लोगों ने उसके साथ मुँह काला किया है और हद तो यह है कि कुत्तों की तरह उन्होंने उसे कतर खाया भी है। उस औरत के चेहरे पर 12 टांके लगे हैं नहीं मुझा साहब, और बीजेपी की वहाँ हुकूमत है, क्या कर रही है? अफसोस की बात है, इस तरह के वाक़यात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं वही रियासतों में इस तरह के वाक़यात ज़्यादा पेश आ रहे हैं और हिंदुस्तान में इस तरह के वाक़यात है। मैंने भी आज एक रिपोर्ट तैयार की है सियासत में। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में भी रोज़ाना औसतन 10 रेप केसेस हो रहे हैं। जी, कितनी खतरनाक बात है ये। और 3 अमवात हो रहे हैं, 4 अगवा के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो मुझे ये देख के ताजुब हुआ, ये रिपोर्ट देख के, आदद व शुमार देख के, कि हुकूमतें क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। हम दावा करते हैं, मैंने बार बार ये कहा है कि हाँ यकीनन कल डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट शाये की है। उन्होंने ये बताया कि जराइम की शरह में 2.33% की कमी वाक़ई हुई है, यकीनन कमी वाक़ई हुई है। लेकिन दूसरी संगीन जराइम जैसा रेप केसेस है, अगवा है, लापता है, या फिर साइबर क्राइम है, उसमें इजाफा, सड़क हादसात है, अमवात है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जी, आप देखेंगे कि रोज़ाना साइबर फ्रॉड 5 करोड़ रुपए का हो रहा है। कितनी अफसोस की बात है। जी। और आप देखेंगे कि रोज़ाना तेलंगाना में 10 रेप केसेस हो रहे हैं, तो उसकी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और रियासत आपको ताजुब होगा, जो रेप केसेस हो रहे हैं 92% जानने वाले। अच्छा, यानी रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में। जी, बहुत अफसोस की बात है। वैसे भी हम बात कर रहे थे मूविंग कार में, यानी चलती कार में उस खातून के साथ मुंह काला किया गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे वज़ीर आज़म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बेटियां कहीं पर भी नहीं बच पा रही हैं, ख़ासतौर पर बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों में। और ये वाक़या हरियाणा में पेश आया है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि एक और बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासत है, वहाँ पर आपको बता दूं कि एक पुलिस वाला है और वो एक 16 साल लड़की और उसके भाई को अपने घर बुलाता है बहाने से कि आपको मैं नौकरी दिलाऊंगा, और फिर वो उस लड़की के साथ मुँह काला करता है, भाई को बाजार भेजकर। और आप ये भी देखेंगे कि वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, तब कहीं जाकर पड़ोस वहाँ जमा हो जाता है। और पड़ोस जमा होने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बहरहाल वो वहाँ से फ़रार हो जाता है, कामयाबी से, बिल्कुल बग़ैर किसी परेशानी के वो फ़रार हो जाता है। और फ़रार होने के बाद देखिए कि वो किस तरह के यानी
कोई एक रियासत से दूसरी रियासत जाता है, दूसरी रियासत से तीसरी रियासत जाता है, और ये कहा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ यानी रियासतों में घूमता रहा, फिरता रहा, अपने आप को पुलिस से बचाता रहा, और अब उत्तर प्रदेश में वो एक खातून की शक्ल में पकड़ा गया है। उसने लिपस्टिक लगाई थी और बुरखा पहन रखा था। तो आप अंदाजा कीजिए कि बुरखे को बदनाम करने के लिए इस तरह के दरिंदे किस तरह के काम कर रहे हैं। एक तो उसने बहुत बुरा काम किया है, अगर ये किसी इस्लामी मुल्क में होता तो आज उसका संसार कर दिया होता। जी बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात को तो कोई भी सताइश नहीं करते, हर कोई मजम्मत करते हैं, चाहे पुलिस वाला हो या फिर कोई और हो। जी जी, जिस तरह से उसने हरकत की है वो नाकाबिल फरामोश है और नाकाबिल मुआफ़ी है। जी हाँ, उसको जितनी ज़्यादा सज़ा दी जाए उतनी अच्छा है। एक पुलिस होते हुए जिस तरह से उन्होंने ये काम किया है, लोगों की मदद करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। हाँ, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। मैं माना पुलिस भी इंसान है, पुलिस पर भी काम का बोझ ज़्यादा है, लेकिन इस तरह से मासूम और नाबालिग लड़कियों के साथ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है हैवानों जैसी, वो नाकाबिल फरामोश है। आपने कहा कि वो दरिंदे ने बुरखा पहन के पकड़ा गया है, पकड़ा गया। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि बुरखे का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, इन लोगों को मालूम ही नहीं है बुरखा कहाँ कहाँ बचाता है लोगों को। जी जी, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। देखो लड़कियां का जब अपनी हिफाजत के लिए बुरखा पहनती हैं तो उन्हें उसको बुरा भला कहा जाता है, जब अपनी बारी आती है तो मर्द होकर भी बुरखा पहनने पर मजबूर हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और आप देखेंगे कि इसका जो नाम है राम भरोसा सिसोदिया, राम भरोसा, उसने भरोसा भी तोड़ दिया, और नाम भी मैं समझता हूँ कि उसे बदल लेना चाहिए, क्योंकि राम जी का नाम रखते हुए इस तरह के काम कर रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। वैसे भी हमारे मुल्क में फ़िरका परस्त दरिंदों की कमी नहीं है, जो यानी मुंह में राम राम बगल में छुरी रखते हैं और फिर राम जी का नाम लेते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने श्री रामचंद्र जी को इमामुल हिंद कहा था, और ये कोई मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये धौलपुर राजस्थान में ये वाक़या पेश आया था 15 दिसंबर को, और उसने 16 साल लड़की के साथ मुँह काला किया था, और आप देखिए कि पड़ोसी जमा होने के बावजूद वो वहाँ से बच निकल में कामयाब हो गया, और आगरा, लखनऊ और ग्वालियर जैसे शहरों में वो भेष बदल कर फिरता रहा। बिल आखिर उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उस मुजरिम को मुजरिम समझकर नहीं पकड़ा होगा, और कहीं कोई मुस्लिम शख्स है समझकर पकड़ा होगा, ये गारंटी आपको दे रहा हूँ मैं। जी जी, लेकिन अच्छा हुआ कि एक मुजरिम पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि एक मुजरिम पकड़ा गया है और उसको सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात हैं, ख़वातीन महफूज नहीं है, उनकी इस्मतें महफूज नहीं है, और राम भरोसा नाम तो रखता है लेकिन उसके उस नाम के काबिल भी नहीं है वो दरिंदा, और मैं समझता हूँ कि इसका नाम बदल कर रेप भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये रेप करने वाला है, रेपिस्ट है, और इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। और हुकूमत राजस्थान जो है, साहब ये बताइए गोदी मीडिया क्या कर, गोदी मीडिया खामोश है। जी जी, मगर हर मामले में बातें की जाती है। जी जी, हमने आपने भी कई मरतबा हमने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसकी मजम्मत की है, बिल्कुल की है जी। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि बजरंग दल के लोग उत्तर प्रदेश में लोगों को घरों में जाके हथियार तकसीम कर रहे हैं। जी जी, कि अगर बांग्लादेश की जैसे यहाँ पर सूरत हाल पैदा होती है, आपके बहनों की इज्जत खतरे में पड़ जाती है, तो आप इस पर हमला करें। मैंने देखा है कि ट्विटर पे कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, ट्विटर पे साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश एसपी के सरबरा जी जी अखिलेश यादव ने इसकी सख्त मजम्मत की। जी हाँ, और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। हो सकता है कुछ दिखावे के लिए गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरे कौम के लोगों की गिरफ्तारी जब अमल में आती है, उनके खिलाफ जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उस तरह के मुकदमे दर्ज किए। अरे मेरे भाई, बुलडोजर चलाया जाता है। अगर कोई मुसलमान होता तो गारंटी दे रहा हूँ, ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आप योगी आदित्यनाथ बयान देने पर, आपको जबान का इस्तेमाल करने पर आपको घर तोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर हथियार तकसीम कर रहे हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कितनी अफसोस की बात है कि हथियार तकसीम करना क्या इनकी मीरास है जो ये हथियार तकसीम करेंगे, ये बहुत गलत बात है। और इस सिलसिले में पुलिस को मैं समझता हूँ कि हुकूमत के दबाव में नहीं आना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। इस तरह के पूरे शवाहिद आज हिंदुस्तान में देखे जा सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक इस तरह के वाक़यात का सवाल है, जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान में ये वाक़या पेश आया है, और एक कांस्टेबल है, वो भी कांस्टेबल है, ये पुलिस वाला है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ये पुलिस वाला रहते हुए, अब तो सस्पेंडेड पुलिस ओहदेदार है ये, लेकिन ये पुलिस वाला रहते हुए इस तरह की हरकत कर रहा हो, तो हो सकता है कितने लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत की होगी उसने। बिल्कुल सच कहा। हाँ, घर को बुलाता होगा नौकरी देने के बहाने और उनका मुंह काला कर देता होगा, और शर्मिंदगी के बायस, बेइज्जती के होने के डर के बायस वो लोग बोलते नहीं होंगे। और एक बात है साहब, हमारे नौजवान नस्ल आजकल बाशऊर है। जी जी, बावजूद उसके कांस्टेबल कैसा नौकरी दिला सकता है, कैसा पहुंच सकता, भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल।
लेकिन नहीं, देखिए गरीब जो लोग होते हैं बहुत ही परेशान होते हैं, मजबूर होते हैं। गुर्बत इंसान को कहाँ तक पहुँचाती है, कुफ्र तक पहुँचा देती है। तो ये हालत जो गुर्बत की है, आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मोदी जी बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि हम विश्वा गुरु है, और गुर्बत का यह हाल है कि लड़कियाँ और नौकरी के बहाने उनको बुलाया जा रहा है और फिर उनकी इज्जत लूटी जा रही है। तो ये विश्वा गुरु की निशानी हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती। देखो मैं अभी एक दूसरा लेके जाऊँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के सीनियर कायदे हैं यहाँ पर। जी जी। वी हनुमंतराव जी बहुत सीनियर कायदे, कांग्रेस के लायल रहे हैं जी, और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएलए, राज्यसभा के लिए भी वो मुंतखब हुए हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस भी थे, सदर प्रदेश कांग्रेस भी रह चुके हैं। उन्होंने एक अच्छा वाक़या पेश किया है, जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर जो हमले हो रहे हैं जी जी, उसका उन्होंने उस पर रद्दमल का इजहार करते हुए सनसनीखेज से मस्क किए हैं। SIR जी, हिंदुस्तान में जो जबरी तौर पर SIR किया जा रहा है उसका असर वहाँ देखने को मिल रहा है। उन्होंने उसको जोड़ के पेश किया। जी जी। देखिए आप किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। और आप देखिए जैसा कि गोदी मीडिया का आपने जिक्र किया है, गोदी मीडिया आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि जो फिरका परस्त दरिंदे हैं उन्होंने गोद ले लिया है इस गोदी मीडिया को। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि बांग्लादेश में एक अगर अक़लियत पर हमला होता है तो ये गोदी मीडिया चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और अब इसी गोदी मीडिया का कहना है कि वहाँ पर एक और हिंदू नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब इस गोदी मीडिया को ये बताना चाहिए कि हुजूमी तशद्दुद की जो बीमारी है वो कहाँ से आई और कहाँ गई, उसे ये बताना चाहिए। मुस्लिम आप देखिए अब किस कदर बुरे हालात है कि मुस्लिम नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है ओडिशा में। और आप देखेंगे मगरबी बंगाल का मजदूर है और उसका नाम पूछकर ये कहा जाता है कि तू बांग्लादेशी है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। क्या गोदी मीडिया ने इस पर बात की? मसाजिदों के इमामों को, मौज़ूनों को मारा गया, क्या गोदी मीडिया ने बात की? कभी बात नहीं की। अच्छा ये बताइए आप, जिस तरह से त्रिशूल और दूसरे हथियार तकसीम किए जा रहे थे बजरंग दल की जानिब से, क्या इस पर सुबह शाम तक डिबेट की गई या किसी बीजेपी के कायदीन को या फिर RSS के कायदीन को बुलाकर इस पर बातचीत की गई? अगर वही काम किसी मुस्लिम तंजीम की जानिब से किया जाता तो मैं समझता हूँ कि अब ये तो एक उनको दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ दिया जाता, पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता, या कहीं कहीं से उनके तार जोड़ दिए जाते, उनको गिरफ्तार करते, फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में से नौजवानों को उठाते, उनसे उनके ताल्लुकात जोड़ देते, हंगामा क्या देते। लेकिन आज तक पुलिस, हम जो हमारा मीडिया ट्रायल है, गोदी मीडिया ट्रायल, वो शुरू ही नहीं हुआ इसके ऊपर। अफसोस की बात है। और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन जहाँ तक इस तरह के लोग होते हैं जो बच्चों के साथ इस तरह के गुनाह का, इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए ताकि दूसरों के लिए ताज़ियान इबरत बन जाएँ वो लोग। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2012-13 के दौरान जिस तरह दिल्ली में वाक़या पेश आया था, इंतहाई दरिंदगी से एक आला ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को यानी उसकी इस्मत रेज़ी करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया था। तो आप देखेंगे कि सिंगापुर में उस लड़की की मौत हुई और फिर आपने देखा कि मुलज़िमीन को फांसी भी दी गई है। लेकिन अगर कोई गरीब मरती है तो उसके मुजरिमीन को फांसी नहीं दी जाती, क्योंकि जो मुजरिमीन थे वो आला ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। हाथरस का वाक़या आप नहीं वजह साहब आपको बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ हुकूमत में इस तरह का वाक़या पेश आता है। फिर आप देखें उस लड़की के तमाम जोड़ तोड़ दिए जाते हैं, हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं, वो बच्ची मर जाती है, शहीद हो जाती है। और उसके कातिल जो होते हैं उनके तायीद में महापंचायत बुलाई जाती है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। तो ये अगर इंसाफ की हालत रहेगी तो फिर क्या हिंदुस्तान में इंसाफ को यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासतों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की में गुंडागर्दी का राज चल रहा है। जी जी। वहाँ पर भी मुख्तलिफ जमातें हैं, राहुल गांधी भी वहाँ से नुमाइंदगी करते हैं, वज़ीर आज़म भी वहाँ से नुमाइंदगी करते हैं। जी जी। तो फिर भी जंगल राज है। फिर भी जंगल राज है। वाह। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि किसी बड़े लीडर का वहाँ से नुमाइंदगी करना कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि वहाँ जिस अंदाज में रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है उसके नतीजे में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अगर खाती आलाज़ात का हो, अगर खाती हिंदू हो, अगर खाती कोई भी मुस्लिम हो, उसके सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन आप मुसलमानों के साथ एक रवैया अख्तियार करते हैं और गैर मुस्लिमों के साथ एक रवैया अख्तियार करते हैं। देखिए रियाज साहब, शायद अपन गुफ्तगू लंबी हो जाए। जी हाँ, जी हाँ। लव जिहाद का नाम दिया जाए। जी हाँ। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कई मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी कर रही हैं। जी हाँ। हमें कोई इतराज़ नहीं, अगर जो 18 साल की हैं अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कर लेने दीजिए। वहाँ पर लव जिहाद का नाम नहीं जोड़ा। नहीं। अगर कोई हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़का शादी कर रहा है, इवन IAS टॉपर, जी हाँ, नंबर 1 जो थे 1 और 2, जी हाँ, उनकी शादी पर भी एतराज़ किया गया। वो शादी टूट भी गई, वो अलग बताऊँ। लेकिन यहाँ पर ये जो शादी की जा रही है वहाँ पर तो मुस्कुराहट की आप इनाम दे रहे हैं वैसे लोगों को और ऐलान कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाइए। तो ये आप लव जिहाद को नहीं कहा जाएगा? आप बताइए। जी जी।
लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस तरह से माहौल पैदा किया, बहुत गलत माहौल है, बहुत गलत माहौल हो रहा है और इस माहौल को बहुत साफ करना ज़रूरी है। 2026 आ रहा है और आप देखेंगे कि इसमें माहौल का ख़ास तौर पर जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं उनका सफाया बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें कचरे की तरह साफ़ नहीं किया जाता, आज अगर हम अपने घर में कहीं या अतराफ अकनाफ में अगर देखेंगे कि कचरे का या कूड़ा करकट का ढेर है तो फौरी साफ़ करते हैं, तो मुल्क में ये जो कूड़ा करकट है फ़िरका परस्ती का, उसे साफ़ क्यों नहीं किया जाता? देखिए, मरकज़ी हुकूमतों की जिम्मेदारी, रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि अगर इस पर संजीदगी से तमाम सियासी जमातें इक़दाम करती हैं तो ये इसका ख़ात्मा ज़रूरी है। अगर आप मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, दूसरे ममालिक के बराबर ला के खड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पसमानदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, तालीमी गुरबत पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर लोगों को तिब्बी इलाज के लिए सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत है, अगर इस तरह पर इस पर फौरी तवज्जो दी गई, दूसरी चीज़ों को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर मुल्क, हर रियासत में जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, सियासी पार्टियाँ जा रही हैं और मुफ्त का ऐलान कर रही हैं। ये मुफ्त का ऐलान करने के बजाय आप मुफ्त में तालीम दीजिए, मुफ्त में सेहत दीजिए। जी हाँ, वो नहीं करेंगे आप उसके अगर ये किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि जो भी मसाइल उसका ख़त्म हो जाए। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्री बीज जो होते हैं, यानी इंतखाबी जो वादों के तहत तोहफ़े तहफ़ दिए जाते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने बात की थी। लेकिन आपने देखा बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल लोगों के बैंक अकाउंट में, चाहे वो रक्षा राह हो या कोई और हो, बैंक अकाउंट में आप देखेंगे 10-10 हज़ार रुपये जाते हैं। तो इससे बढ़ के और शर्म की कोई बात होती है क्या? इलेक्शन कमीशन आराम कर रहा था, ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ था? ये देखिए, जब आपका जो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक जो हैं अगर नाफिज हो जाता है तो उसके बाद इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। ऐन वक्त पर आप 10-10 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, 15,000 रुपये बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप पैसों के जरिए वोट खरीद रहे हैं। अब आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी डोली स्कीम का रहा है। हाँ जी, हाँ डोली, जी जी, वो भी ये उस तरह की स्कीम थी। बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि लोगों को किस तरह लुभाया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। जी जी, बना रहे हैं। हमने देखा तेलंगाना में क्या किया गया। जी हाँ जी हाँ, मुफ्त बस के सफ़र का ऐलान किया गया और बहुत सी सहूलतें दी गई। सियासी जमातें, चाहे कोई भी सियासी जमात, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी ने भी यही काम किया है। जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि उमर खालिद से है। उमर खालिद, आप देखेंगे कि दिल्ली फसादात के सिलसिले में एक साजिशी होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। तिहाड़ जेल में है, बरसों से वो तिहाड़ जेल में है। उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए 16 दिसंबर था, 29 दिसंबर अबूरी ज़मानत दी गई थी, इंटरिम बेल दी गई थी। उन्होंने अब ख़ुद को तिहाड़ पुलिस के हवाले कर दिया है, यानी तिहाड़ जो सेंट्रल जेल है उसके हवाले कर दिया है। वो वापस हो गए हैं तिहाड़ जेल में। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 38 साल उमर खालिद पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए, मुल्क से बगावत के इल्ज़ाम आयद किए गए। यहाँ तक आपको बता दूँ कि शर्जील इमाम भी 5 बरसों से इसी तरह के इल्ज़ामात में जेल में बंद है। और इसके अलावा मोहम्मद सलीम खान से लेकर शफाउर रहमान, अत्तर खान, मीरा हैदर से लेकर अहमद खालिद सैफी, गुलफशान फातिमा और शादाब भी इस तरह के केसों में मुलविस पाए, यानी इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो इस तरह के केसों में मुलविस है, साजिश में मुलविस है और जेलों में बंद है। तो क्या ये एक तरफ रखिए तो दूसरी तरफ एक सहाफ़ी है जो चीखता है, चिल्लाता है, गोदी मीडिया का सरदार कहलाता है। तो बहरहाल वो एक संगीन मुकदमे में गिरफ्तार होता है और एक दिन में उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो ये दोगलापन क्यों, ये दोहरापन क्यों? उमर खालिद, मैं समझता हूँ गैर मौलाना तौर पर उमर कैद की सज़ा। जी हाँ जी, क्योंकि हमने देखा है कि कई मरतबा वो हाई कोर्ट से रुजू हुए, सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए, लेकिन उन्हें ज़मानत नहीं मिली। जी, शायद पुलिस हमेशा एतराज़ात करती है, रोकती है। हमने देखा कि हज़ारों करोड़ रुपए का गबन करने वाले चंद महीनों के लिए जेल में रहते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ अपने हुकूक़ के लिए, अपने कौम के हुकूक़ के लिए लड़ी और इन्हें मुख्तलिफ़ मुकदमात के तहत जेल में डाल दिया गया है। जी जी, आप बताइए कि आज कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर है नहीं है जिसके खिलाफ मुकदमात नहीं है। हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर 16 महीने तक जेल में रह चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं? जी नहीं। अच्छा, जगनमोहन रेड्डी की बात। जी जी, फिर बाद में वो आज़ाद हैं। जी हाँ, 16 महीने उनको जेल में रख के छोड़ दिया गया। चंद्रबाबू नायडू भी जेल में रहे? जी नहीं, वो तो मैं समझता हूँ 2 महीने तक रहे। जी जी। और साथ ही साथ अब ये देखिए कि हेमंत सोरेन क्या है उनके, जी जी, वो भी जेल में जा चुके चीफ मिनिस्टर जो झारखंड। जी जी। तो ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। उमर खालिद ने इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं किया, ना किसी कोई माली नुकसान पहुंचाए, ना किसी की जान ले ली, ना कोई किसी के खिलाफ बम फेंका। बावजूद उसके उन्हें इस तरह की सज़ा दी जा रही है। इस तरह की मैं समझता हूँ कि कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए।
बाज़ लोगों की रियायत दी जा रही है, बाज़ लोगों को सज़ा दी जा रही है, गलत बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी उमर खालिद हो या फिर उनके दोस्त हो, उन्होंने सिर्फ इंसानियत की मदद की है, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई है। और आपने देखा कि दिल्ली फसादात में किस तरह मुसलमानों का नुकसान हुआ, 40 से ज़ायद मुसलमान शहीद हुए थे। असल निशाना तो वो JNU से शुरू हुआ। जी हाँ जी, वहीं की बात वहीं आ रहा था मैं। तो आप एक भी JNU के लीडर थे, हाँ, कांग्रेस के कन्हैया कुमार जी जी, उन्हें तो नहीं छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया आप अच्छी तरह जानते हैं, और हमारे नाज़रीन भी अच्छी तरह जानते हैं, पुलिस भी अच्छी तरह जानती है, हुकूमत भी अच्छी तरह जानती हैं। और इसलिए जानती है कि यहाँ पर इंसाफ का जो तकाज़े हैं वो यानी जुदा गाना हो गए हैं। एक मुसलमान के साथ एक इंसाफ की रवा रखा जा रहा है और गैर मुस्लिम के साथ इस तरह अलग इंसाफ किया जा रहा है। तो बहरहाल कन्हैया कुमार तो बाहर है और उमर खालिद अंदर है, और ये JNU के स्टूडेंट लीडर है। और वहाँ से कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने PhD किया था, डॉक्टरेट भी की थी। जी जी, मैं समझता हूँ अब वो भी खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। जी हाँ, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान है। एक आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने, बाद में उठाना चाहिए था, जबकि उनका JNU में उन्होंने बहुत साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सदर बनाया है उन्हें। तो बहरहाल नाज़रीन यकीन मानिए कि अगर मफाद परस्ती की जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मफाद परस्ती के बारे में अब शशि थरूर बदनाम हो गए हैं। तो बहरहाल हम बाद में शशि थरूर के पास भी आते हैं, लेकिन आपको बताते हैं उत्तराखंड में आप देखेंगे कि एक कुछ अरसे पहले यानी आपने देखा कि एक कश्मीरी शाल फरोख्त करने वाले कश्मीरी नौजवान को मारा पीटा गया था। रियाज साहब, आप एक बात बताऊँ, जब से अपन बात करें कोई हमेशा अच्छी कोई पुरुमिद साल के अख्ताम से पहले एक पुरुमिद खबर सुनाइए आप मेरे को। बिल्कुल है, हमारे पास है, वो भी सुनाएंगे। मगर हमेशा हम ये तशद्दुद मारपीट यही बात कर रहे हैं। जब नहीं, हिंदुस्तान का हाल जो हो गया बड़ा अफसोस होता है। हालांकि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान अगर इत्तेहाद की बात करता है तो यकीन मानिए कि हम दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं। भी हैं जो लोगों के लिए अच्छे साबित होंगे। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बहरहाल से यही इस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी जी जी, लेकिन हमने वो भी बात की है, नए साल के बारे में बात की है, बुर्ज खलीफा के बारे में बात की है। तो हम चलते हैं बुर्ज खलीफा। अगर आपको नहीं बुर्ज खलीफा की बात करते हैं, शाहरुख खान वहाँ पर मौजूद है। और आपको नाज़रीन बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी बेहतर अंदाज में और पूरी धूमधाम से अगर कहीं नया साल मनाया जाता है तो वो दुबई है। और दुबई फिल वक्त अब ऐसा लगता है कि माशी मरकज़ में तब्दील हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि बुर्ज पार्क है वहाँ पर, वहाँ अगर कोई बालिग आदमी जाता है या खातून जाती है तो उसका जो किराया है या टिकट है 23,000 रुपये हिंदुस्तानी है। जबकि नाबालिग यानी आप देखेंगे कि 5 से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो टिकट रखा गया है वो 13,500 रुपये है। और नए साल के लिए खास तौर पर ये रखा गया है। आप दुबई की बात कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। मैं हिंदुस्तान के ऐसे 5 शहरों के नाम बताता हूँ, 4 बताता हूँ, जहाँ पर एक दिन के होटल में रुकने का किराया आपको 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक। जी जी जी, ये पार्क की बात हो रही थी। तो पार्क में ये जश्न मनाया जा रहा है। हो सकता है कि वहाँ पर शाहरुख खान भी पहुँचेंगे यानी जश्न में शामिल होंगे। 20 मुकामात पर आतिशबाजी की जा रही है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि ये खुशियाँ कब मनाई जा सकती है, जब आपके साथ इंसाफ किया जाए। वहाँ पर जो जराइम रेट है वो बिल्कुल सिफर है और वहाँ पर इंसानियत बोलती है, वहाँ हैवानियत नहीं बोलती, दरिंदगी नहीं बोलती। तो बहरहाल आज हमारे हिंदुस्तान को जबकि हम 2026 में दाखिल हो रहे हैं, इंसानियत की तरफ ले जाना चाहिए, दरिंदगी से बचाते हुए। तो बहरहाल एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं आपको, और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि जिस अंदाज में हैदराबाद को चारमीनार, हैदराबाद का जो चारमीनार है उसे हैदराबाद की शान कहा जाता है, तो हुकूमत ये मन से बना रही है कि हैदराबाद में नाइट बाजार जो हैं वो जल्द से जल्द कायम कर दिए जाएं। और कई ऐसे इलाकों की निशानदेही कर ली गई है जहां पर रात में कारोबार यानी बिजनेस की इजाज़त दी जाएगी। वैसे भी हैदराबाद को सिटी ऑफ पल्स कहा जाता है, लेकिन इसलिए कहा जाता था कि नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर के खजाने में इस कदर मोतियां थी कि कई स्टेडियम्स वो भर जा सकते थे। जी देखिए, और एक बात क्या है, वो तो महकमे टूरिज्म की जानिब से जी खुसूसी पैकेज तैयार किया। आपने नाइट बाजार की जो बात की है वो उस पर मैं समझता हूँ 1 साल 1.5 साल से काम चल रहा है, तकरीबन अख्ताम के करीब है जी। हो सकता है कि नए साल में आज इस मंसूबे पर अमलवारी शुरू हो जाए, नेट बाज़ारों का आगाज़ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। जी जी, नेट बाज़ार के में जब नेट बाज़ार का आगाज़ होगा तो जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस है वो भी बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ हुकूमत चार मीनार के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रही है। अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुंबई में ये कहा जाता है कि कभी उसकी रात नहीं होती, उर्सुल बलाद कहा जाता है उसे। जी जी, तो हैदराबाद भी शायद उसी शहर उसमें शुमार हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि IT की जो तरक्की है पूरे हिंदुस्तान में बेंगलुरु के बाद हैदराबाद है। जी हाँ जी। और हम देख रहे हैं कि अब हैदराबाद
बैंगलोर को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। और इस सिलसिले में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जराइम की जो शरह है उस जी पर हाँ। काबू पाए। बिल्कुल। ये बहुत से अहमियत रखता है, क्योंकि नाइट बाजार आप तो खोल देंगे जी। लेकिन तबाही बर्बादी आएगी, जराइम पेशा। अब तो आप देखिए कि यहाँ गन कल्चर जो है वो भी फरोग पा रहा है। जी बिल्कुल सच जी कहा जी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हम आपको लिए चलते हैं सरफराज खान की तरफ, और सरफराज खान को अब अच्छी तरह जानते हैं, बम्बई से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि उनकी उम्र है सिर्फ 28 साल, और आपको ये भी 38 साल उनकी उम्र है। और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह सरफराज खान ने आज विजय हजारी जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ट्रॉफी होती है, उसमें गैर मामूली मुजाहरा किया है। उन्होंने 75 बॉल में 157 रन बनाए हैं, 14 छक्के और 9 चौके उन्होंने लगाए हैं। और हैरत की बात यह है, उसी मैच में सरफराज के जो भाई हैं मुशीर खान, उन्होंने 60 रन स्कोर किए हैं, और गोवा के खिलाफ मुंबई ने 444 रन बनाए हैं। देखिए मैं समझता हूँ दोनों भाइयों का जो खेलने का अंदाज है बहुत ही निराला है। जी जी। और ये दोनों भाई मुस्तकबिल में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के अहम सुतून बन सकते जी। हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में जिस तरह से सरफराज खान के साथ जिस तरह से इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माहिरीन क्रिकेटर जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स है वो भी गौतम गंभीर उनके बारे में उन पर तनकीद कर रहे हैं। और इन पर सरफराज खान पर आपने एक टेस्ट में उन्हें मौका दिया गया, उन्होंने 150 रन बनाए। दूसरी मरतबा उन्हें मौका दिया गया तब भी अच्छा मुजाहरा करे। उनके साथ जुएल जो है, दोनों का एक साथ टेस्ट में करियर का आगाज हुआ था, जुएल को बरकरार रखा गया है, सरफराज खान को बैठा दिया गया है। लेकिन उन पे ये इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम की बातों को लीक किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के इल्जाम आयद करते हुए किसी को ये बिठा देना, उनके खेल को ख़त्म कर देना, हिंदुस्तान का नुकसान हो। लेकिन आप देखेंगे न्यूजीलैंड की सीरीज होने वाली है नए साल के आगाज़ पर, और उसमें हो सकता है कि जो सिलेक्टर्स है उनकी तवज्जो सरफराज खान ने अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। लेकिन आप 1 साल 2 साल से कर रहे हैं। जी हाँ। आप देख रहे हैं कि पहले बताया गया कि उन्होंने अनफिट है, उनका वेट ज़्यादा हो गया है, 18 किलो उन्होंने अपने वजन कम किया है। और उन्हें यह बताया गया कि वो T20 के नहीं खेल सकते, वो टेस्ट के प्लेयर है। आप देख के उतार के देखिए, आपने कितने बाल में कितने बनाए? अरे 14 छक्के लगाए हैं उन्होंने। आप बताइए, T20 का मैच नहीं खेला तो उन्होंने क्या खेला बताइए? अरे भाई 75 में 157 कोई मामूली बात है क्या? 34-35 में बाल में सेंचुरी मार चुके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो इस मैदान पे जाते हैं, जिस खेल की नोयत को देखते हैं, उसके लिहाज से वो अपना खेल खेलते हैं, धूम मचा रहे हैं सरफराज खान। लेकिन अफसोस की बात यह है उनके साथ तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है। और अफसोस की बात है, आपको ये भी मुझे एक बात अच्छी लगी, इतना नाइंसाफी के बावजूद सरफराज खान अपना मुंह बंद रखे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, अगर उन पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया कि ड्रेसिंग रूम की जो बातें थी उन्होंने लीक की है, तो आज तक उन्होंने जो खामोशी अख्तियार की है वो नहीं करते। बिल्कुल सच कहा आपने। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि सरफराज खान के साथ एक और नाइंसाफी हुई है। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें खरीदा है, लेकिन अफसोस की बात है उनकी कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए लगाई है। वो प्राइस वही बेसिक प्राइस पे उन्हें खरीदा, किसी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि अब वो धोनी के साथ टीम में शामिल है तो धोनी उनके खेल को निखारने में बड़ा रोल अदा करेंगे। बिल्कुल। और मुशीर खान का भी यही हाल है, जबरदस्त, वो भी अच्छे बैटर है। तो बहरहाल नाज़रीन, शुभमन गिल को अब देखिए T20 वर्ल्ड कप से निकाला गया, यानी शामिल नहीं किया गया। हालिया दिनों में शुभमन गिल का खेल का मुजाहरा जो था ना, वो उस काबिल नहीं था। उससे अच्छे टैलेंटेड लोग है, देना चाहिए। देखिए शुभमन गिल को बहुत कम उम्र में हिंदुस्तानी टीम वनडे टीम का कैप्टन बनाया गया है, टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया है। इसे और क्या चाहिए आपको बताइए? अगर दूसरे जो बढ़ते हुए नौजवान हैं उन्हें भी मौका फराहम करना ज़रूरी है। जी जी। वैसे भी नाज़रीन आप देखेंगे, जहाँ तक 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का सवाल है, 7 फरवरी था 8 मार्च ये श्रीलंका और हिंदुस्तान में खेला जाएगा। BCCI और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इसकी मुश्तरका मेज़बानी कर रही है। हो सकता है कि ये खबर भी आ रही है कि मोहम्मद शमी को दोबारा वापस तलब किया जाएगा, क्योंकि उनकी कमी महसूस की जा रही है और हिंदुस्तान को मोहम्मद शमी जैसा बॉलर की सख्त ज़रूरत है। इस तरह की इत्तलात भी आ रही हैं। आप क्या कहते हैं? मोहम्मद शमी और सिराज को क्यों बिठाया गया समझ में नहीं आया। जी जी। जबकि हमने देखा कि ये साल जी 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में मोहम्मद सिराज का शुमार है। जी जी। लेकिन उन्हें बेटा हमने देखा कि उन्हें हालिया 2-3 सीरीज से खिलाया नहीं जा रहा है। समी को मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद फिर दोबारा नहीं शामिल किया गया, जबकि उनका बेहतर मुजाहरा रहा है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि ये जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप, उसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी, 55 मैचेस खेले जाएंगे। और आपको ये भी बताना है कि सूर्या कुमार यादव टीम इंडिया की क़ियादत करेंगे। लेकिन आपको बताना ये ज़रूरी है कि गौतम गंभीर के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत भी मौसूल हो रही है, ख़ासतौर पर रोहित, आप देखेंगे हमारे जो यानी कि क्रिकेटर्स जो हमारे खास तौर पर बैटर्स है उनके बारे में कहा जा रहा है, कोहली के बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ भी उनका रवैया गलत है। रोहित शर्मा के बारे में भी उनका रवैया, सीनियर खिलाड़ियों को वो
रिटायर्ड होने पे मजबूर कर रहे हैं। जी जी जी। देखिए, इस तरह का टैलेंट को उभारना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट का जब इंतखाब किया जाता है तो मज़हब की नज़र से, ज़ात पात की नज़र से, इलाके की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान की टीम के लिए जो काबिल है और जो मौजूद प्लेयर है उनका इंतखाब होना चाहिए। बिल्कुल, क्यों तासुब करेंगे आप या फिर किसी की यानी सिफारिश पर आप करके इक़दाम? देखिए, मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा ने जितने छक्के मारे हैं, जी हाँ जी हाँ, उतने तो कभी उन्हें अपने उसमें कभी खेले भी नहीं होंगे। जी हाँ जी हाँ, गंभीर अपने कैरियर में नहीं मारे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। और इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।